हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को जो बताया था, यूनिट को कन्वर्ट करना सिखाया था। एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारा कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको समझाया था और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, इससे प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको पहले कुछ बताऊंगा, कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा और उसके आधार पर भी इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी तक प्रैक्टिस कराई वैसे भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस आपके 11th के एग्ज़ाम में आ सकता है। समझ में आ रही है बात? जो चीज़ें मैंने आपको कराई है ना, जिस तरीके से कराई, इस तरीके से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़ करते हैं और यही तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है, जो तरीका मैंने आपको सिखाया कन्वर्ट करने का, राइट। लेकिन जहाँ तक आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है, 11th का सवाल है, तो 11th में इस कहानी को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। वो फार्मूला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं करूँ शुरुआत? देखें हम लोग उस फार्मूले को। चलिए आइए देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया कहानी क्या है। ठीक है भैया, चलें करें शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं इस कहानी की शुरुआत करूं, मैं कुछ बातें आपको बता दूं, वो बातें आप लोग अच्छे से जान लें। कोई भी चीज़ है और अगर उसकी पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लो कहीं भी रजिस्टर वगैरह में। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। पता होना चाहिए आपको। ये नहीं पता तो ये समझ लो गलत बात है। ये समझ गए? पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब मैं आगे बढ़ूँ? चलिए बढ़ता हूँ। तो सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा ओ लला मंडी चले जाओ, 5 किलो आलू ले आओ, 5 किलो आलू का ले आओ, 5 किलो आलू। क्या बोला मैंने? मैं ध्यान रखना नंबर्स ले रहा हूँ, नंबर से चीज़ों को आप इजीली समझ पाएंगे। अदरवाइज मैं डायरेक्ट चिपकाना शुरू कर दूंगा यहाँ पर तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना आपको अच्छा लगेगा, राइट। मैंने बोला मंडी चले जाओ, 5 किलो आलू लिया, 5 किलो आलू। क्लियर? तो मैंने आपको बोला कि भैया आप मंडी चले जाइए, 5 किलोग्राम आलू ले आइए। यही तो मैंने बोला। ये 5 किलोग्राम क्या है? मास है, लेंथ है या टाइम है? उंगैयन ते जवाब दो, नहीं तो फोर बगल कर देंगे जनते ही में। क्लियर? मास है तो 1 उंगैया दिखाओ, लेंथ है तो 2 उंगैया दिखाओ, टाइम है तो 3 उंगैया दिखाओ। जवाब चाहिए, नहीं तो करपटी लहरा जाएगी एक एक की यहाँ पे। हाँ, मास है। अब बोले ना, थोड़ा हाथ पैर चलते रहनी चाहिए, मन जगह से रहे तो है। क्लियर? तो मास है, ठीक है, ये मास है। तो ऐसे लिखूँ m = 5 किलोग्राम, है ना। मैंने बोला मंडी चले जाओ, 5 किलोग्राम आलू ले आओ, तो 5 किलोग्राम क्या है? मास। इतनी बात समझ में आई आपको? समझ में आई? अच्छी बात है, आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। अब इधर देखो ध्यान से। मास क्या है? मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। शुरू से पढ़ रहे हो, जानते हो, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो m की जगह ऐसे लिख दो q। क्वांटिटी एक क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। समझ में आया? 5 क्या है? व्हाट इज दिस 5? 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। एक नंबर है 5, नंबर है ना। नंबर बोले तो न्यूमेरिक्स, न्यूमेरिक्स का मतलब होता है नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आई बात? है ना। 5 क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 5 की जगह मैंने लिख दिया n। n बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोग्राम क्या है? व्हाट इज किलोग्राम? बताया था मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में। किलोग्राम इज द यूनिट। यूनिट इज दैट इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो किलोग्राम यहां पर क्या है? यूनिट। यूनिट, ये जो रामायण लिखी समझ में आई? यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है भाई साहब। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। मैंने कहा जाओ कपड़े वाले की दुकान पे चले जाओ, 5 मीटर कपड़ा ले आओ। तो ये 5 मीटर लेंथ दी है, तो लेंथ क्या है? एक क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी है। 5 क्या है? एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। मीटर क्या है? यूनिट है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को 2 चीजें लगती हैं बॉस। कितनी चीजें लगती हैं? 2 चीजें लगती हैं।
जिसमें से एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। बात भेजे में अटकी या नहीं अटकी कि मुंडी सटकी? समझ में आई बात? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को दो चीजें चाहिए। क्लियर? क्या क्या चाहिए? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे सभी लोग। अगर इतना समझ गए, u को नीचे ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू क्यू अपॉन यू। बोलो भैया, स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? और ये स्टेप मुझसे चीख के कह रहा है, ये स्टेप मुझसे चीख के कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली, आमने सामने होती तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ऊपर नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। डायरेक्टली इनवर्सली तो जानते हो ना आप लोग कि नहीं जानते? जो इतना किया आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। आया? मैंने सुना है n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलो भैया, nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या ये स्टेप समझ में आया? हाँ, अगर n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u है तो nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कुछ लोग के दिमाग में ये बात नहीं अटकी हो, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बीच में एक स्टेप और अड़ा देता हूँ। काफ़ी सारे लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं यहाँ बीच में एक स्टेप अड़ा रहा हूँ। चाहो तो आप अपने नोट्सों में भी अड़ा लेना, देख लो, पहले समझ लो। ये मैं ये बचपन से जानता हूँ, जब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है कांस्टेंट आता है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है। बोलो बोलो बोलो, आता है कि नहीं आता? बोलो बोलो ना, बोलो। आता है। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर ये हटाऊंगा तो बेटा n इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन u लिख सकता हूं। बोलो, और फिर u को इधर पहुंचा दिया तो nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो बात बोली समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ बॉस। आ गई? आ गई। आपको बता दूं, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th-10th में शायद, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। सुने हैं कभी जिंदगी में ये टर्म, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ? सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो मैं आपको बता दूं। जैसे लिखा है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में जगह जगह पे हम लोग ऐसा करते हैं, राइट? क्लियर? तो जैसे मेरा आया है NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बोलो भैया, नज़ारा क्लियर है? बात समझ में आ रही है आप सबको? ये बातें जो मैं कर रहा हूँ क्लियर? ये सारी बातें आपको समझ में आई? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। जब NU इज इक्वल टू कौन से, इस तरीके से कर सकते हैं बेटा, किसी भी जगह कर सकते हैं, और हम जगह जगह पे करेंगे। हो सकता है आज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बोलो भैया, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? पहले ये बताओ। आ रही है? अगर ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो फिर आगे बढ़ता हूँ। गौर से देखिए, N1, किसी भी चीज़ की आप यूनिट वगैरह लिखते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो, तो आपने नोटिस किया होगा उसमें 3 चीज़ें आती हैं, M, L, T। बोलो भैया, आती है कि नहीं आती? जब भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह आप लिखते हो तो इस टाइप की चीज़ें आती है कि नहीं आती? MLT आता है। तो यूनिट की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर M1 L1 T1, और इनकी कुछ ना कुछ पावर भी होती है। मैंने पावर मान लिया A B C। सीन क्लियर है भैया? ये यूनिट हो गई। इसी तरीके से N2 U2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर यूनिट M2 L2 T2, पावर A B C। क्लियर है भैया? अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे और सॉल्व करूं तो गौर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये N2 की वैल्यू निकालता हूं मैं। यहाँ पर N2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये वाला टर्म पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, N1 तो एज इट इज, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, ये पूरा टर्म नीचे आ गया। तो अपॉन M2 L2 T2 पावर A B C इज इक्वल टू N2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भैया आप लोगों को? बोलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे आगे सॉल्व करूँगा तो N2 इज इक्वल टू
N2 इज इक्वल टू N1, M1 पे पावर A, M2 पे पावर A, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 की पावर B, L2 की पावर B, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ L1 अपॉन L2 की होल पावर B, ऐसे ही सेम T1 अपॉन T2 की पावर C। बोलो भैया, स्टेप पल्ले पड़ रहा है आपको? सीन क्लियर है? मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है आपसे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। कैसे आया, हालांकि मैंने आपको पूरी कथा बताई कि कैसे आया, विस्तार पूर्वक बताया। आपको याद रहे ना रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको काम में आने वाली हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? बाकी का ये फार्मूला, जहाँ तक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ये जो मैंने समझाया आपको समझ में आया? कैसे आया? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? तो आपके नोट्सों में एक नोट दिया हुआ है, उस नोट को देख लो। वो आगे की कहानी में ये नोट ही दिया है, एक बार देख लो उसे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहा है किसी एक जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर टेकन टू बी किलोमीटर एंड मिनट। वो कह रहा है लेंथ की यूनिट मीटर की बजाय आप किलोमीटर लीजिए, और टाइम की यूनिट सेकंड के बजाय आप मिनट लीजिए, राइट? मिनट। तो कह रहा है ऐसी सिचुएशन में जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? ऐसी सिचुएशन में जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हमसे जानना चाहता है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? पहले तो ये बताइए भैया, बोलो क्वेश्चन समझ में आया? फिर से बोलता हूँ, वो कह रहा है किसी जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, आपको बता दूं। तो कह रहा है किसी जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं मीटर को किलोमीटर में नापूं और सेकेंड को मिनट में नापूं, सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ मैं लिखूंगा मिनट स्क्वायर, राइट? तो अगर ऐसा करूँ तो ऐसी सिचुएशन में ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन समझ में आया? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट ये दी गई है, सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मीटर को किलोमीटर में बदलवा रहा है, सेकंड को मिनट में बदलवा रहा है। कहानी क्लियर है भैया? पहले तो ये बताओ कहानी क्लियर है आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और फॉर्मूला भी 2 मिनट बाद अप्लाई करूंगा। पहले इधर आ जाओ। मीटर, यहाँ रफ वर्क कर रहा हूं जिससे आप लोग चीजों को बेहतर समझ पाए। दिस इज द रफ वर्क। मीटर लेंथ होता है तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L, सेकेंड टाइम होता है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T, पावर 2 है तो 2, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? L T की पावर -2। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? बोलो भैया, L की पावर कुछ नहीं है तो 1, बोलो, है ना? अच्छा, M आ रहा है क्या इसमें? हाँ या ना में जवाब दो। M आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। M नहीं आ रहा है तो M 0 लिख दूं, M की पावर 0। बोलो भैया, क्लियर? यानी इससे मैं ये डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकता हूं इसका। अब लगा दो फार्मूला। अब का हो, मैंने अभी अभी ताजा फार्मूला पढ़ा है। N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, केवल फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी मैं। L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। बोलो भैया, फॉर्मूला तान दिया मैंने। बोलो, चलूं आगे? फॉर्मूले को देखना बेटा पहले, उसके बाद नोट डाउन करना आप लोग, है ना? पहले समझ लो, पहले समझ नहीं आ जाए तो मैं। N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी दी है? न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिचुएशन में 9.8, तो N1 की जगह चमका दिया मैंने 9.8। M1 मास है, तो मास तो यहाँ कहीं दिए ही नहीं है, मीटर और सेकंड दिए हैं, तो ये तो मैंने वैसा की वैसा रख दिया M1 अपॉन M2। A, M की पावर 0 है ना, 0, क्योंकि मास तो कहीं है ही नहीं ना इसमें। बात समझ में आई क्यों रखा 0? बोलो भैया, भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? चलूं आगे? नहीं आई बात समझ में? आ गई। अब L1 लेंथ है। अब बताओ यहां पर लेंथ काय में नापी गई है?
मीटर में नापी गई है, तो L1 की जगह मैंने लिख दिया मीटर। सेकंड सिचुएशन में आपको लेंथ काय में नापनी है, किलोमीटर में, तो मैंने लिख दिया किलोमीटर। अब बात आती है इसकी पावर की, तो भैया L की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो 1। सीन समझ में आया आपको? बोलो भैया सही जा रहा हूँ। अब टाइम पे आ जाओ। T1 फर्स्ट सिचुएशन में टाइम सेकंड में नापा जा रहा है, सेकंड सिचुएशन में टाइम आपको काय में चाहिए, मिनट में चाहिए। बोलो भैया स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। स्टेप क्लियर हो गया आपको ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर स्टेप क्लियर हो गया तो N2 इज इक्वल टू 9.8। अब ये देखो M1 और M2 की होल पावर 0 है, तो मैंने अभी बताया था किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी उसकी वैल्यू? किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बताया था ना मैंने अभी 2 मिनट पहले, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, शुरुआत करने से पहले ही। इंटू 1। अब आ जाओ इधर, मीटर। सुना है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बोलो डे का हेक्टो किलो, किलो 10 की पावर 3 तो होता है 1 अपॉन सेकेंड। अब ये मिनट है, मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख सकता हूँ। पावर, सॉरी एक मिस्टेक कर दी हमने, टाइम की पावर -2 दी है ना यहाँ पर, -280। स्टेप क्लियर है यहाँ तक भैया? बोलो सीन समझ में आ रहा है? अरे यार मूड तो हिलाओ कम से कम। आ रहे हो तो हाँ, ना आ रहे हो तो ना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत जरूरी कोई ठेका थोड़ी है कि हाँ ही करनी है। ना आ रहे हो तो ना, हाँ आ रहे हो तो हाँ। मूड हिलाओ पहले, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉन रिएक्टिव लोग नहीं चाहिए कि बिना में को थपर्राऊ दे के चलो जाए तो वे वैसे की वैसे बैठे रहे, ऐसे लोग नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ूं? ढाकरे जी दिक्कत आ रही है आपको? हाँ बोलिए, कहाँ दिक्कत आ रही है बताएं। सेकेंड लाइन में दिक्कत आ रही है आपको? ठीक है, देखिए भैया सेकेंड लाइन में फिर से समझा देता हूं। सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया है, N2 इज इक्वल टू N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकेंड सिचुएशन है। न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिचुएशन में कितनी है 9.8, तो मैंने 9.8 लिख दिया। M1 अपॉन M2 एज इट इज, इसकी पावर ही M मास है, मास की पावर कितनी है अपने पास 0 है ना, तो ये एक की जगह 0 आ गया। फिर लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ फर्स्ट सिचुएशन में मीटर में नापी जा रही है, तो मैंने मीटर लिख दिया। सेकंड सिचुएशन में लेंथ काय में नापी जा रही है, किलोमीटर में, तो मैंने किलोमीटर लिख दिया। पावर, तो L की पावर 1 है इसलिए मैंने पावर 1 लगाई है। अब बात आती है टाइम। फर्स्ट सिचुएशन में टाइम सेकंड में नापा जा रहा है तो इसलिए सेकंड। सेकंड सिचुएशन में टाइम मिनट में नापा जा रहा है इसलिए मिनट। पावर C, अब T की पावर -2 है तो इसलिए C की जगह -2 लिखा। उसके बाद 9.8 एज इट इज, इसकी होल पावर 0 है तो होल पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। मीटर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, ये एज इट इज। सेकेंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ता हूँ। N2 इज इक्वल टू 9.8 का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 9.8, मीटर ते मीटर मिटत जाएगी, सेकेंड ते सेकेंड कटी जाएगी। 1000 है, 1000 को 10 की पावर 3 बोल सकता हूँ, 10 की पावर 3 बोलो, और 10 की पावर 3 यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा तो इट बिकम्स 10 की पावर -3। एग्री करते हो इस बात से? बोलो भैया हाँ। यहाँ बचे 60 ऊपर जाएंगे तो 60 की पावर -1 और फिर इसकी होल पावर -2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ भैया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोले। सबको समझ में आ रही है यहाँ तक सारी बात? आगे बढ़ जाऊँ? अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे की बात करता हूँ आपसे, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अगर ये पूरा नज़ारा हम लोगों को क्लियर है तो अगली बात पे आते हैं। N2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 60 की पावर -1 और फिर इसकी होल पावर -2। पावर पे पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो -2 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 60 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो 60 का स्क्वायर 3600, और ये पूरा आइटम जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 35.5
3, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर? इस पूरी को सॉल्व करोगे तो ये 35.3 और यूनिट हमने एज इट इज रख दी, किलोमीटर पर मिनट का स्क्वायर। कहानी समझ में आई कि नहीं आई भैया? पहले तो ये बताओ, सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया, काहुए को परेशानी? बात समझ में आई? सॉल्यूशन क्लियर हुआ? कर पाओगे ऐसे? हाँ, देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। रेडी एवरीवन? अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं सेकंड मेथड से, राइट? क्लियर? वो मेथड जो हमने कल तक पढ़ा था, सेकंड मेथड। मैं इसे कर रहा हूं, पहले आप समझ लीजिएगा, फिर इसे आप नोट डाउन करिएगा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये था हमारा, हमें इसे चेंज करना है, राइट? काय में बदलना है? किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो 9.8 तो पहले जी आ गया भैया अपना, वैसा की वैसा, ठीक है? मीटर की जगह किलोमीटर लाना है, तो मैंने किलोमीटर, अब किलोमीटर तो आ गया, लेकिन किलोमीटर लाने के लिए मीटर में मैंने किलो का मल्टीप्लाई किया, तो किलो का डिवाइड भी कर दिया। खेल बराबर हो गया भैया? बोलो, सही बोल रहा हूँ? इतनी बात समझ में आई कि ना नहीं आई, ये बताओ। आ गई, अच्छी बात है। तो किलो का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो गया। अब मुझे दिख रहा है सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर की जगह मुझे मिनट का स्क्वायर लाना है। सही बोल रहा हूँ ना? सेकंड स्क्वायर की जगह मुझे क्या लाना है? मिनट का स्क्वायर लाना है। तो मुझे मालूम है यार कि मैंने पढ़ा है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ, तो सेकेंड की यहाँ पर अगर ये बात आपको समझ में आ गई, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो सेकेंड की जगह ऐसे लिख सकता हूँ 1/60 मिनट इज इक्वल टू सेकेंड। बोलो भैया, सेकेंड की जगह 1/60 मिनट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस और नो? तो आ जाओ भैया, यहाँ सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड की जगह मैंने क्या लिखा? 1/60 मिनट। ये सेकेंड की जगह लिखा और इसका कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दिया। स्टेप समझ में आया भैया? बोलो बोलो। तो आगे देखते हैं। 9.8 किलोमीटर एज इट इज, ये किलो है। किलो कितना होता है? 10 की पावर 3, डे का हेक्टो किलो। बोलो भैया, 10 की पावर 3, यस और नो? ठीक है, इधर आ जाओ। 1 का ब्रैकेट को खोलूंगा, 1 का स्क्वायर 1, 60 का स्क्वायर 3600। बोलो, 60 का स्क्वायर करेंगे 60 × 60, 3600 हो जाएगा कि नहीं? और ये मिनट का स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए, 9.8, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3, और ये 3600 भी ऊपर पहुंच जाएगा, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। आप गौर से देखिए, ये वही वाले टर्म आ गए लास्ट में जो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किए थे। आ गए कि नहीं आ गए? बोलो भैया। अब फाइनली जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड मेथड समझ में आया आपको? बोलो, सीन क्लियर है? नोट डाउन कर लें, अगर सेकंड मेथड नोट डाउन करना चाहें तो साइड में। लेकिन ध्यान रखना, पहले ही बोल रहा हूँ, आपके 11th में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, एकेडमिक एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए 11th में, तो आप इसे इससे पहले जो पैटर्न किया था ना, n2 बराबर n1 m1/m2, उस आधार पे करना, तो वो पूरे नंबर देगा। इस पे अगर आप करोगे तो कई बार नंबर काट लेता है वो, क्योंकि उसका पर्पस होता है उस मेथड को समझाना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आप n2 बराबर n1 से ही करना। ये स्पीड फास्ट करने के लिए अच्छा है। ये मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, करता तो इतना टाइम नहीं लगता। समझ रहे हैं? अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें वहीं साइड में तो कर सकते हैं, कर लो फटाफट फुर्ती में। अगला क्वेश्चन इसके बाद हमारे सामने आता है बेटा, डिफाइन लीस्ट काउंट। क्लियर? लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब समझते हो? लीस्ट, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है, हाँ वेरी गुड अभिषेक, राइट आंसर। अब लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, छोटी से छोटी वैल्यू। क्लियर? दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, है ना? थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम से मिनिमम वैल्यू। पैमाना होता है स्केल, स्केल स्केल होता है। स्केल से लंबाई नाप लेते हो? बोलो। स्केल से लेंथ नाप लेते हो किसी भी चीज़ की? बोलो भैया, नाप लेते हो। बड़े नापे व्यवहारी हो। तो सुने, कोई पूछे लीस्ट काउंट क्या होता है तो हम उसे बोलेंगे द मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। द मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट is called its least count, is called its least count. Clear?
द मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। समझिएगा, देखते हैं हम लोग ऑन द बोर्ड, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये मैंने एक पिक्चर बनाई है और ये पिक्चर आप रोज देखते हो, आपके ड्राइंग बॉक्स में एक पैमाना रखा हुआ होता है, ये 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ये 0 होता है, यहाँ 1 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। अब ज़्यादा नहीं बना रहा, समझ गए ना आप? बोलो, स्केल दिखाई दे रही है आपको प्रॉपर बोर्ड पे? मैंने जो बनाई है वो बनाई है। अब एक बात बताओ, मैं एक लाइन की लंबाई नाप रहा हूँ, एक लाइन की लंबाई नाप, अच्छा ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है ना, साफ? ओके। अब मुझे इस लाइन की लंबाई नापनी है, तो मुझे बताना लंबाई है कितनी। ठीक है, गौर से मैं लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन है, थोड़ी सी टेढ़ी है ये लाइन, ऐसी कोई बात ना ने। दिख गई आपको लाइन? बोलो भैया, सभी को दिख रही है लाइन? लाइन दिख रही है? अच्छा, मुझे देख के जरा बताओ इस लाइन की लेंथ कितनी है। ये मैंने लाइन है और इसके सहारे से स्केल लगी हुई है, इस लाइन की लेंथ कितनी है बताओ मुझे जरा। अब क्या है इस लाइन की लेंथ, तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग यही कहना चाहते हैं, 1 पॉइंट कुछ कहना चाहते हो आप लोग। इसकी लेंथ 1 पॉइंट कितने होंगे, बता दो 1 पॉइंट कितने। सब लोग अपनी अपनी उंगली दिखाओ तो मैं समझूंगा। हाँ, सब लोग अपनी अपनी उंगली दिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे 4 उंगली दिखाई हैं, तो वो 1.4 कहना चाहते हैं, और कुछ लोग कहना चाहते हैं 1.5। सही बोल रहा हूँ ना? डबका सा लग रहा है ना इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये जो लाइन, ये जो एंड पॉइंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में है। तो आप लोग सही जज तो नहीं कर पा रहे हो ना? सही तो जज नहीं कर, बोलो गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? आपको इतना दिख रहा है 10.4 है, लेकिन 4 ते नेक चुनचुनिया सी ज़्यादा है कईयों ने तो 5 पे पहुंचा दी होगी, 10.5 है ना? समझ रहे हो ना? गड़बड़ है कि नहीं? गड़बड़ है कि नहीं? एरर है हल्का सा, बोलो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्केल है वो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट तक तो क्लियर बता देती है, उसके बाद क्लियर नहीं बता पाएगी। अब 4 के बाद भी जो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो स्केल है, स्केल में इसका सबसे कम से कम वैल्यू कौन सी मेजर कर सकते हो आप? ये वाली, ये मिनिमम वैल्यू। इस स्केल जैसे ये यहाँ से यहाँ तक इसके 10 बराबर पार्ट में बांटा गया है, बोलो 10 बराबर पार्ट में बांटा गया है, और इस 10 बराबर पार्ट में से जो एक पार्ट है वो इसका क्या है? ये लीस्ट काउंट है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है जिसको ये मेजर कर सकता है। सही बोल रहा हूँ? अगर मान के चलो कोई लाइन है, सपोज करिए कोई भी लाइन है, अगर उसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत छोटी है, तो क्या इस स्केल से आप मेजर कर पाओगे उसको? मान के चलो ये जो 2 गैप है, और अगर मुझे किसी ऐसी चीज की वैल्यू नापनी है जिसकी लेंथ इन दोनों के गैप के से भी कम हो, तो क्या वो नप पाएगी इस स्केल से? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो वो जो मिनिमम वैल्यू जो मैं इस इंस्ट्रूमेंट से नाप सकता हूं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। The minimum value that can be measured by an instrument is called its least count. Clear? Clear? किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो मिनिमम वैल्यू से नापी जा सकती है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाती है। जो मैंने बोला समझ में आया आपको? गोली मारो। तराजू होते हैं, तराजू, तराजू बोरा तौल देते हैं, गेहूं के बोरा तौल देते हैं, तराजू है तौल दे तो होगा। मैं चाहूं अपनी चांद ते एक बाल निकाल के वहां तराजू में धर दूं, तौल दे होगा वो तराजू? अपनी जगह ते नीचे कहेगा, बोलो तो मैं मुड़ के सारे बाल निकाल के धर दूं तो नहीं ले वो कहता हूं। क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? हर चीज़ एक लिमिट के, एक दायरे के अंदर काम करती है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा छोटी लेंथ नापनी है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बाल की मोटाई नाप लूँ, या स्केल ते नप जाएगी का? क्योंकि बाल की मोटाई इन दोनों के बीच का जो गैप है उससे भी कम रहती है। बोलो सही बोल रहा हूँ? तो ऐसी सिचुएशन में ये फेल हो गया। तो कोई पूछे लीस्ट काउंट क्या होता है, तो द मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है?
किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो मिनिमम वैल्यू, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी स्केल है, उसे बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता, और जो उसमें सबसे छोटा पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। समझ में आ रही है बात? जैसे हम लोग जो स्केल यूज करते हैं, मीटर स्केल बोलते हैं इसे, मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हमें करेक्ट आंसर दे सकती है, उसके बाद नहीं बता पाएगी। क्लियर? डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हमें करेक्ट आंसर दे सकती है, इसके बाद नहीं दे पाएगी। इससे बढ़िया स्केल होती है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल वो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करेक्ट आंसर देती है, इसलिए उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01। समझ में आ रही बात? और तीसरा जो होता है दैट इज स्क्रू गेज। ये भी अपने आप में एक डिवाइस है। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 0.001। क्लियर? 0.001 ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मीटर स्केल जो डिवाइस है वो डेसिमल के 1 डिजिट तक करेक्ट आंसर दे सकता है, वर्नियर स्केल जो है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करेक्ट आंसर दे सकता है, और स्क्रू गेज जो डिवाइस होता है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक करेक्ट आंसर दे सकता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ओके। मैंने सपोज करिए किसी लाइन का लेंथ नापा, मैंने किसी लाइन का लेंथ नापा, एक डिवाइस से मैंने नापा तो उस लाइन का लेंथ आया 5.0 सेंटीमीटर, दूसरे से नापा तो 5.00 सेंटीमीटर, तीसरे से नापा तो 5.000 सेंटीमीटर। अब इनमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? कोई पूछे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, तो भैया मैथमेटिकली आप लोगों का जो लेवल है पढ़ने का अभी तक, तुम्हारे हिसाब से ये तीनों तो बराबर ही है, इनमें क्या फ़र्क है? सही है कि नहीं? बोलो। आप किसी भी बच्चे को दिखाओगे जो 11th लेवल का बच्चा है, 9-10 तक का बच्चा है, वो बोलेगा यार ये तो तीनों बराबर है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। फ़र्क है भैया, फ़र्क है, इनमें फ़र्क होता है। अब इनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू ये है, जहाँ में डेसिमल के बाद 3 जीरो लगे हैं ना, तो ये क्लियर इस बात का इंडिकेशन है कि ये स्क्रू गेज से नापा गया लेंथ है। जहाँ में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये चीख के मोते कह रहे हो कि ये जो लेंथ नापी गई है वो वर्नियर स्केल से नापी गई है, और ये जो कह रहा है कि ये जो लेंथ नापी गई है वो मीटर स्केल से नापी गई है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है सीन? ओके। तो कोई पूछे कि भैया इन तीनों में करेक्ट वैल्यू कौन सा है, एक्यूरेट वैल्यू कौन सा है, तो 5.000 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आई भैया आपको? बोलो भैया। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से फटाफट पढ़ो इसको, लीस्ट काउंट। डेफिनेशन बुलवा लूंगा आपसे, पढ़ो फटाफट इसे। क्लियर? अगर कोई भी पूछे मीटर स्केल अच्छा है, वर्नियर स्केल अच्छा है या स्क्रू गेज अच्छा है, तो स्क्रू गेज ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो इनसे कम है, यानी ये छोटी से छोटी वैल्यू। समझ में आ रही है मेरी बात? ज़्यादा एक्यूरेट, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हमें ये करेक्ट आंसर देता है। समझ में? लीस्ट, अगर मैं चाहता हूँ एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो लीस्ट काउंट कम से कम होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। समझ में आई बात? अगर मेरे पास कोई चौथा डिवाइस आ जाए उसका लीस्ट काउंट इससे भी कम हो, तो इसका मतलब वो और ज़्यादा एक्यूरेसी देगा हमको। बात समझ में आ रही है सभी को? तो इसके बाद एक टेबल दी गई है, उस टेबल को देख लो फटाफट फुर्ती में सब लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है डिफाइन प्रिसीजन। प्रिसीजन, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपके सामने, डू योर वर्क प्रिसाइजली। प्रिसाइजली मतलब ढंग से, अपना काम ढंग से करो, तरीके से करो, लक्षण तय करो। समझ में आ रही है मेरी बात? है ना? इसी तरीके से कोई काम अगर आप प्रिसाइजली करते हो तो वो क्या शो करता है? वो ये इस बात को शो करता है जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी ज़्यादा प्रिसाइजली आपने उस काम को किया है। समझ में आई बात? यानी द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है? द डिग्री ऑफ exactness of a measurement is called precision. Clear? The degree of exactness, clear? The degree of exactness of a measurement is called precision. Clear? Clear? The degree of exactness of a measurement is called precision. समझ में आ रही बात? precision जो होता है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। लीस्ट काउंट जितना कम होगा precision उतना ही ज़्यादा होगा।
बोलो एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। यही चीज़ तो मैं भी चिल्ला रहा था, इनका इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू यही है। बोलो भैया। तो किसी ने पूछा प्रिसीजन क्या होता है, तो द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। क्लियर। ये काय पे डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट पे। लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसीजन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। पढ़ लो फटाफट प्रिसीजन, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखो प्रिसीजन, आगे बढ़ो। इसके जस्ट बाद यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है। चमका दो फटाफट फुर्ती में, देखो फटाफट। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।